तो चलिए सीधे आपको यहां से ले चलते हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय की ओर, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस वार्ता करें। आप भी देखिए। राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री मदन लाल जी राठौड़ जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री मदन लाल जी राठौड़ जी और सभी पदाधिकारी और सभी प्रेस मीडिया के सभी युवा भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम। आप जानते हो कि 2014 से ये बजट में एक रिकॉर्ड बना है। पहला रिकॉर्ड ये बना है कि हमारे देश में एक महिला नाणा फाइनेंस मंत्री ने कंटिन्यू उन्होंने 9 बजट दिए हैं। पहले भी ये रिकॉर्ड हुआ था, चिदम्बरम जी के टाइम में उन्होंने भी 9 बार बजट दिया था, मगर वो कभी टुकड़े में दिया था, कभी 2-3 दिया, फिर बीच में गैप हुआ। निर्मला सीतारामन जी ने कंटिन्यू 9 बार ये बजट दिया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो महिला सशक्तिकरण की बात है वो यहाँ पर दिखती है कि एक महिला हमारे देश के 9 बजट पेश करती है। दूसरा रिकॉर्ड ये भी बना कि यहाँ पर एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 9 बजट दिए गए। पहले जो बजट दिए गए थे वो तो टुकड़ों में तो थे, मगर 4 प्रधानमंत्री बदल गए थे, यानी सरकार की स्टेबिलिटी नहीं थी। ये बात भी उसमें से निकल के आती है। तो महिला फाइनेंस मिनिस्टर 9 बार कंटिन्यू और एक ही प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में ये बजट पेश किए। एक अपने आप में एक रिकॉर्ड इस बजट के समय में बना है। मैं आप सब भी बजट से विदित हो, इसके लिए बहुत उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मगर ये जो कुछ प्रमुख बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कि सबसे पहले पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्पष्ट दृष्टिकोण और समयबद्ध फैसलों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर गति से आगे बढ़ रही है। और ये अपने आप में देश में जो स्टेबिलिटी है, जो राजकीय स्थिरता है, ये भी उसका एक महत्व का कारण है। आप देखेंगे कि महंगाई पर भी नियंत्रण रखा गया है। अभी महंगाई की कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि महंगाई बढ़ने नहीं देते, उसके ऊपर नियंत्रण रखा गया है। जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद उनके समय में, कांग्रेस के समय में, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थी। तो 10-11 नंबर से आज तीसरे पे जाने की हमारी जो कोशिश है वही दिखाता है कि देश की प्रगति किस तरह से हो रही है, अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत हो रही है। और कोई देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है तो सबको उसका बेनिफिट मिलता है। कोई एक व्यक्ति को या एक समाज को या एक इंडस्ट्री को उस पर बेनिफिट नहीं मिलता, सबको मिलता है। आप देखेंगे कि अस्पष्टता के बजाय, कि भाषण के बजाय काम करना और सबसे पहले आम नागरिकों का हित उसको ध्यान में रखकर ये काम करना, यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है, यही उनका टारगेट है। और उसी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब काम भी कर रहे हैं, परिणाम भी आपको दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को जो अपने लाल किले के भाषण से कहा था कि हम लोग सुधार लाएंगे, और सुधार लागू करने की जो उनका जो प्रॉमिस था, उसके अंदर उन्होंने अगस्त 2025 से, यानी करीब 6 महीने हुए, उसके अंदर 350 अलग अलग सुधार लागू किए गए हैं। जीएसटी को भी सरल बनाना,
लेबर कोड को भी लागू करना, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को भी अधिक तार्किक बनाना, ये सब उसके अंदर शामिल है। 2025-26 में जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात हो रही थी, वो दोनों क्षेत्रों में, कस्टम हो, अप्रत्यक्ष कर हो, ये दोनों क्षेत्रों में सुधार ये हमें इसके अंदर दिख रहे हैं। यह बजट एक और वजह से भी खास है कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 में युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ कई बातें की थी, कई सुझाव दिए थे। आज का युवा क्या चाहता है और क्या होना चाहिए, वो अपने हित के लिए भी जागृत है, अपने अधिकार के लिए भी जागृत है, और देश को आगे ले जाने में उनके सुझाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बजट में भी इस बात को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ठीक तरह से लागू होने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर को निर्देश किया हुआ था, वो भी इसके अंदर प्रदर्शित हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का संकल्प है कि गरीब, वंचित और ज़रूरतमंद वर्ग को ध्यान में रखा जाए और मजबूत उनको सहारा दिया जाए। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बजट को 3 कर्तव्यों पर आधारित किया गया है। पहला है विकास की तेज और स्थायी बनाना, दूसरा लोगों की क्षमता बढ़ाना, और तीसरा उनकी आकांक्षाएं पूरी करना। यह परिवार, हर क्षेत्र, हर सेक्टर तक संसाधन, सुविधाएं और अवसर पहुंचाना, ये 3 टारगेट लेकर चल रहे थे। अब मैं पहले कर्तव्य की बात करूंगा कि कर्तव्य नंबर 1 के तहत बजट में 6 बड़े क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। देश में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। जैन दवाओं के क्षेत्र में भारत की वैश्विक केंद्र बनाने के लिए वहाँ पर भी काम हो रहा है। आप देखेंगे कि बायोफार्मा शक्ति शुरू की जा रही है, उसके अंदर भी 10,000 करोड़ का कार्यक्रम 5 वर्षों के लिए रखा गया है, ताकि देश में बायोलॉजी का उत्पादन बढ़े। इंडिया हर तरह से इंडिया जो मिशन है उसका, वो 2.0 लाया गया है, ताकि सेमीकंडक्टर के उपकरण और सामग्री देश में बने। इंडियन आईपी तैयार करने और अप्लाई चेन मजबूत करने के लिए ये पूरी कोशिश इस बजट में की गई है, उसके लिए प्रावधान भी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आउटले बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है। देश में रसायन उत्पादन बढ़ाने के और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए राज्यों को 3 केमिकल पार्क स्थापित करने का भी ऐलान इस बजट के अंदर किया गया है। उसके लिए सहायता भी केंद्र की ओर से दी जाएगी। मशीनों और बड़े उपकरणों के क्षेत्र में भी नए कदम, 2 हाईटेक टूल रूम्स निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाले उपकरणों के लिए नई योजना और कंटेनर निर्माण के लिए भी 10,000 करोड़ का प्रावधान, कपड़ा उद्योग के लिए भी रोजगार देने वाला यह क्षेत्र है, उसके लिए भी इसके अंदर 5 सूत्री कार्यक्रम, खादी, हथकरघा व हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल लाई जा रही है। पुराने औद्योगिक क्षेत्र के फिर से ताकत देने के लिए 200 लेजिस्टिक इंडस्ट्रियल को रिवाइव करने की योजना है, ताकि उनकी लागत घटे और प्रतिस्पर्धा बढ़े। छोटे और मझोले उद्योगों में उसको भी मजबूत करने के लिए सहायता दी गई है। उसके में 10,000 करोड़ का ग्रोथ रोड फंड में 2,000 करोड़ का टॉपअप भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास, और छोटे शहरों में एमएसएमई की मदद के लिए भी कॉर्पोरेट मीटर्स की व्यवस्था की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इस बजट में एक बहुत बड़ा युग शुरू हो रहा है। आप देखेंगे कि राज्यों के विकास के लिए भी विशेष सहायता के रूप में SSGI स्पेशल असिस्टेंट के लिए भी पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है।
1.85 लाख करोड़ का प्रावधान है, जिसे पिछले वर्ष से 23% अधिक ये रकम उसके अंदर आवंटित की गई है। आप देखेंगे कि सिफारिशों के भी अधिक है। जो आय 17.1 लाख करोड़ प्रस्तावित है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिस्क फैक्टर को भी बनाया जाएगा। और आप देखेंगे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अगले 5 वर्षों में जो सूरत से लेकर डानकुनी के तक जाने के लिए भी इसके अंदर व्यवस्था की गई है, उसका भी ऐलान इसके अंदर किया गया है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का निवेश रखा गया है। अब जैसे 5 उद्योगों में नई तकनीक का उपयोग बढ़ सके, शहरों के आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए भी मैपिंग होगी और हर रीजन के लिए 5 वर्षों में 5,000 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही 7 हाई स्पेशल रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिनमें दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी जैसे कॉरिडोर भी उसमें अंदर शामिल किए गए हैं। अब शिक्षा में और औद्योगिकरण में भी कॉरिडोर के पास यूनिवर्सिटी टाउनशिप और हर जिले में 1 हॉस्टल की गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था भी उसके अंदर की जाने वाली है। कर्तव्य 3 के तहत किसान और ग्रामीण अवस्था के लिए और अमृत सरोवर के जो करीब 69,000 सरोवर जो देश में बने हैं, उसके लिए उसके रख रखाव के लिए इसके अंदर प्रावधान किया गया है। आप जानते हो कि राजस्थान वो पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो अमृत सरोवर हर जिले में 70 सरोवर बनाने का जो प्लान किया था, उसके ज़रिए उनकी अपेक्षा से भी ज़्यादा 69,000 सरोवर इसके अंदर बने हैं। और उसका रख रखाव करना भी अत्यंत आवश्यक है, जिसके उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। और विशेष रूप से जो हमारे मंत्रालय के अंदर भी तो जल जीवन मिशन, उसके लिए भी 67,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो जल जीवन में अभी तक करीब 16 करोड़ घरों में नल से जल दिया गया है, मगर और जो करीब 3 से 4 करोड़ लोगों के घरों में पानी देना है। तो हर घर को पानी देने के लिए जो लास्ट बजट में भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इस योजना जो 2024 मार्च को ख़त्म हो गई थी, उसको 2028 तक आगे बढ़ाया है और उसके लिए भी पैसा दिया गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शायद पूरे दुनिया में कोई देश में 16 करोड़ घरों में पानी देने का कोई प्रावधान कभी नहीं हुआ और यहाँ पर पहली बार हुआ है। और जो बाकी घरों में भी पानी देने के लिए वो बिल्कुल तैयारी रखी है। मैं बताऊंगा कि इस योजना के कारण करीब 9 करोड़ बहनें रोज़ पानी लेने के लिए दूर तक जाती थी और रोज़ उनके 4.5 करोड़ घंटे उसके अंदर खर्च हो जाते थे। आज उनका जो समय बचा है वो अपने लिए आर्थिक उपार्जन के लिए, अपने बच्चों के लिए वो खर्च कर सकती है। और वो जो उनकी सलामती का भी जो प्रॉब्लम होता था, पानी के लिए दूर तक जाती थी, तो उसमें भी आज उनके उसमें वो डर उसका ख़त्म हो गया है। जो पानी की क्वालिटी मिलती थी वो पीने लायक है या नहीं है वो पता नहीं था, मगर इस योजना के कारण आज पूरे देश में करीब 25 लाख महिलाएं, हर गांव में करीब 4-5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है और उनके घर में आने वाला पानी कैसा है वो खुद चेक करें। उनके गांव में आने वाला पानी कैसा है वो खुद चेक करें। उसके लिए उनको किट भी दी गई है। जो 24,80,000 जो बहनों को ट्रेनिंग दी गई है, उसमें से करीब 8 लाख बहनों ने तो खुद उसका परीक्षण करके उसके पोर्टल के ऊपर अपना रिपोर्ट भी रखा है। यानी उनका जो अधिकार है, उनके जो शिक्षित किया गया है, उसका भी फ़ायदा इसके अंदर पानी के अंदर जो मिला है। ये जो शिक्षित करना ये बड़ी बात नहीं है।
मगर जब पहले पानी नहीं था तो शिक्षा देने का या उसको पानी चेक करने का व्यवस्था ही नहीं थी, क्योंकि पानी नहीं दे रहे थे। ये सरकार का, माननीय मोदी साहब का जो विश्वास है कि जो पानी दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है और उसके लिए वो खुद चेक करे और चेक करके भी वो अपने बच्चों को पानी दे, इसके लिए व्यवस्था ये पहली बार खड़ी हुई है। पूरे देश में करीब 2868 अलग अलग लैब बनी है जहाँ पर भी ये पानी की क्वालिटी उसको वो चेक किया जाता है। तो हर नागरिक की सुविधा के लिए इस बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, विश्वकर्मा